श्रोताओं, क्या कभी हमने सोचा है कि हम जब खड़े हो पाते हैं या बैठ पाते हैं या सो करके उठते हैं तो जो ताकत हमें ताकत या शक्ति देती है वो ताकत किसकी होती है? निश्चित रूप से वो ताकत होती है हमारे मेरुदंड की, या जिसे आम बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं हमारे रीढ़ की हड्डी की। रीढ़ की हड्डी की ताकत के कारण ही हम जो है खड़े हो पाते हैं, सही पोस्चर मेंटेन कर पाते हैं और तमाम अपने कार्य कर पाते हैं। यानी हम समझ ही गए होंगे कि रीढ़ की हड्डी की महत्ता हमारे जीवन में, हमारे शरीर में कितनी है। तो हम आज बातचीत करने जा रहे हैं वर्ल्ड स्पाइन डे के अवसर पर डॉक्टर आशीष मिश्रा से। आप कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट हैं, ऑस्टियोपैथ हैं और काइरोप्रैक्टर हैं। साथ ही साथ आपने स्पाइन में पीएचडी की हुई है। बहुत उपयुक्त व्यक्ति हैं आप इस विषय पर आज के दिवस पर बातचीत करने के लिए। डॉक्टर आशीष मिश्रा जी, आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद दीपक जी, आपने वर्ल्ड स्पाइन डे के दिन मुझे इस विषय के ऊपर बोलने के लिए आमंत्रित किया, इसलिए मैं आपका सहृदय आभार व्यक्त करता हूं। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आज की इस वार्तालाप के द्वारा लोगों को स्पाइन से रिलेटेड जितनी दिक्कतें हैं उनके पीछे उनको जागरूक कर पाऊं। जी डॉक्टर साहब, हमारा मकसद भी है कि स्पाइन यानी मेरुदंड से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं बहुत आजकल समाज में आम होती जा रही है और जागरूकता का स्तर भी उसी के अनुरूप जो है बढ़ना बहुत जरूरी है। और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे और आपसे ये जानना चाहेंगे कि स्पाइन, मेरुदंड का हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में क्या महत्व है? दीपक जी, रीढ़ की हड्डी जो होती है वो हमारे शरीर का बेस होता है। अपन अगर उसको डिवाइड करें तो हम उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, सर्वाइकल स्पाइन, थोरेसिक स्पाइन, लंबर स्पाइन, और जो आखिरी का हिस्सा होता है उसको सैक्रम बोलते हैं। अगर अपन को समझना है कि स्पाइन क्या है तो अगर हम एक कार का इमेजिनेशन करें और हमने देखा होगा कि जिस प्रकार से कार का चेसिस रहता है वो उसका मूल आधार रहता है, उसमें ही सारी चीजें आपकी लगी हुई होती हैं। उसी प्रकार से रीढ़ की हड्डी जो हमारा है वो हमारा मूलाधार है। उससे ही हमारे जो आपका मस्तिष्क है वो जुड़ा है, उसी से आपके रिब्स जुड़े हुए हैं, उसी में आगे एक्सटेंशन होके आपके पैर जुड़ते हैं, पेल्विस जुड़ता है, हाथ जुड़ते हैं। तो अगर स्पाइन में आपको कोई तकलीफ है तो कहीं ना कहीं आपके शरीर के सारे अंगों पे रिफ्लेक्ट होती है। बहुत ही संवेदनशील, सेंसिटिव पार्ट है हमारे शरीर का, और यहाँ पे यदि कोई तकलीफ होती है तो वो आपके शरीर के दूसरे हिस्सों में भी दिखाई दे सकती है, रिफ्लेक्ट हो सकती है, ऐसा आपका कहना है। और बहुत अच्छे तरीके से आपने कार से उसकी तुलना की कि कार का जो चेसिस होता है वो बिल्कुल हमारे शरीर का रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है, मूलाधार होता है। बैकबोन भी इसे कहते हैं, बैकबोन भी कहते हैं, नाम से ही स्वतः स्पष्ट है। डॉक्टर साहब, यहाँ पर हम आगे बढ़ना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि आधुनिक जीवन शैली में, मॉडर्न लाइफ स्टाइल में कहीं न कहीं बैक पेन की समस्या लगभग हम किसी आदमी से बात करते हैं तो हमें सुनने और देखने को आती है। ये समस्या आम होती जा रही है, बहुत आम होती जा रही है। क्या है इसके पीछे कारण? दीपक जी, जैसा कि हमारा दिनचर्या बदलती जा रही है उससे क्या हो रहा है कि ये सब समस्याएं बहुत कॉमन हो गई हैं। और एक रिसर्च में भी सामने आया है कि अपने पूरे जीवन काल में कोई भी व्यक्ति हो वो कभी न कभी आपको या तो गर्दन का दर्द या कमर के दर्द से कभी न कभी उसको जूझना पड़ता है। ऐसा कोई नहीं है कि जिसको नहीं होता, और ये होना बहुत लाजमी भी है। आपका ह्यूमन बॉडी है, आप चलते फिरते हो, काम करते हो, तो मसल्स काम करेंगे, रीढ़ की हड्डी भी काम करेंगे, तो कभी कभार वो दर्द आना जाना ये ठीक है। लेकिन अगर वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन गया है तो फिर आपको उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, एक्शन लेने की जरूरत है कि भाई क्या ऐसी वजह है कि वो कंटिन्यू हो गया। अब मैं इसको साइंस के हिसाब से अगर मैं समझाऊं, दिनचर्या में 2 हिस्से होते हैं। एक पार्ट होता है हमारा स्टैटिक पोस्चर और एक होता है डायनामिक पोस्चर। ठीक है, स्टैटिक पोस्चर क्या होता है? हम सिटिंग जो करते हैं या सोते हैं, स्थिर रहते हैं, स्टैटिक पोस्चर वो ज्यादा डेंजरस है क्योंकि उसमें आपके मसल्स काम नहीं कर रहे हैं। आप कुर्सी से टिके हुए बैठे हो, आपके थाई के मसल्स कंप्रेस हो रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपकी रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेस दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ लंबी सिटिंग की, जो आपके ऑफिस के आवर्स रहते हैं, खासकर जिनके डेस्क जॉब रहते हैं, आईटी प्रोफेशनल हो गए, क्लर्क्स हो गए, बैंकिंग वाले हो गए, इन सबको ये समस्याएं ज्यादा होती है। और दूसरा पोस्चर डायनामिक पोस्चर है, जिसमें आप मोबाइल रहते हो, घूमते फिरते हो, स्पाइन का मूवमेंट अच्छा रहता है। उन लोगों को कंपेरेटिवली ये समस्या कम होती है। अनटिल अनलेस आप आपकी क्षमता से ज्यादा कुछ वजन उठा लो, गलत पोस्चर में कोई एक्सरसाइज कर लो, तो उनको ये समस्या होती है। लेकिन स्टैटिक पोस्चर जो है वो आज की जीवन शैली में सबसे ज्यादा स्पाइन की प्रॉब्लम देने वाला है।
जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा फरमाया आपने। और इसीलिए 2023 का जो वर्ल्ड स्पाइन डे का थीम रखा गया है वो है मूव योर स्पाइन, यानी कि आपको डायनेमिक बने रहना है, चलायमान रहना है, गतिशील रहना है, काम करते रहना है और स्टैटिक रहना, स्थिर रहना। ये आपके लिए खतरनाक है, आपकी स्पाइन के लिए खतरनाक है डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर ये दोनों के अंतर को हम समझना चाहेंगे। आपने बहुत स्पष्ट तरीके से बताया कि स्टैटिक रहना, स्थिर रहना खतरनाक है और डायनेमिक रहना आपकी स्पाइन के हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। क्या कारण है कि स्थिर रहने से वो समस्याएं उभर जाती हैं, बढ़ जाती हैं, पनप जाती हैं, पैदा हो जाती हैं, और डायनेमिक रहने से वो समस्याएं उतनी नहीं होती हैं स्पाइन से रिलेटेड? इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, स्पाइन को होल्ड करने के लिए जो मसल्स की जरूरत होती है वो होती है आपके कोर मसल्स। कोर मसल्स कहाँ होते हैं? आपके पेट की जो मसल्स रहती हैं वो आपके कोर मसल्स कहलाती हैं। जब आप बैठे रहते हो तो मसल्स काम नहीं करती। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे आपकी सिटिंग लंबी होती जाती है, 8 घंटे 10 घंटे, तो आप वो मसल्स को यूज नहीं कर रहे हो। तो उससे क्या होता है, कोर मसल्स का काम क्या है? स्पाइन को स्टेबल करके रखना, होल्ड करके रखना। जब आप लॉन्ग सिटिंग करते हो तो कोर मसल्स धीरे 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 वीक होने लगती हैं और फिर ये समस्या आपको चालू हो जाती है। और दूसरी मेजर जो मसल्स है जो इसमें आप बोलें कि आग में घी डालने का काम करते हैं, वो आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स है। क्योंकि क्या होता है, आपको मैं एक सिटिंग का एक उदाहरण बता रहा हूँ। एक आम दिनचर्या के हिसाब से हम सुबह उठे, ठीक है, पेपर लिया, कुर्सी में जाके बैठ गए, चाय पी, उठे, फिर ब्रेकफास्ट करने बैठ गए, कार में बैठ गए, ऑफिस चले गए, ऑफिस जाके बैठ गए, दिन भर ऑफिस में बैठे रहे, ठीक है, फिर ऑफिस से घर आए, फिर चाय पी बैठ के, और फिर बैठ के आराम से 10 बजे तक टीवी देखा, फिर डिनर किया और फिर सो गए। तो इसमें आप पूरी दिनचर्या में देखो कि आपने बैठ के कितनी देर काम किया। और जो हैमस्ट्रिंग मसल्स की मैं बात कर रहा हूँ वो आपके जांघ के पीछे वाले हिस्से में होती है। वो बॉडी का सबसे बड़ा मसल्स होता है, सबसे मजबूत मसल्स होता है। कंटिन्यू उसमें प्रेशर पड़ने की वजह से उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लचक चली जाती है। अब जब उसकी लचक चली जाएगी ना, एक आपके बैठ के कोर मसल्स वीक हो गए और दूसरा हो गया आपका हैमस्ट्रिंग की फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो गई। उसकी स्ट्रेंथ नहीं जाती इजीली, बहुत मजबूत मसल्स होती है, स्ट्रेंथ नहीं जाती, लेकिन उसकी फ्लेक्सिबिलिटी चली जाती। उस ड्यूरेशन में क्या होगा, जब आप झुकने की या कभी आपने कुछ वजन उठाया तो वो आपको अलाउ नहीं करती है कि आप आगे की तरफ झुक पाओ। तो पूरा प्रेशर आपकी स्पाइन में आता है। फिर हम बोलते हैं कि हमने वजन उठाया था तो हमें स्लिप डिस्क हो गया, या हमने फलानी चीज को धक्का मारा था तो हमें बैक पेन आ गया। सो ये दो जो मेजर मसल्स हैं ये बहुत नुकसानदायक होती है जब आप लंबे समय तक बैठे रहते हो। बहुत गहरी बात है, उसको आपने बताया है कि क्यों ये समस्याएं पैदा हो जाती हैं। क्योंकि मसल आपको सपोर्ट नहीं करती हैं या उतनी स्ट्रांग नहीं होती हैं, उनका लचीलापन खत्म हो जाता है, तो पूरा का पूरा जोर आपके स्पाइन पे आता है। तो निश्चित रूप से जब आप वेट उठाते हैं या आगे झुकते हैं तो आपको समस्याएं अचानक से पनप जाती हैं। कई बार तो हमने ये भी देखा है डॉक्टर साहब, लोगों को कहते हुए कि बिस्तर पे सोए हुए थे और सुबह जब उठे तो अचानक से उनको बैक पेन की समस्या हो गई या उनको कुछ टक सी आवाज आई। ऐसा भी होता है? कई केसेस आते हैं ऐसे कि हम रात में जब सोए थे तो ठीक सोए थे, फिर सुबह जब उठे तो हमें बैक पेन या नेक पेन हो रहा था। हो सकता है कि आप झटके से उठ रहे हो या आप गलत पोस्चर में रात भर सो रहे हो। लोगों को एक ये मिथ है कि हमें पिलो यूज नहीं करना चाहिए या नहीं करते हैं यूज। अगर आपका सोते टाइम आपका स्पाइन कंफर्ट नहीं है तो भी ये समस्या आपको हो सकती है। अभी मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा कि पिलो क्यों यूज करना चाहिए, लोग क्यों मना करते हैं, उसका कारण मुझे आज तक समझ में नहीं आया, लेकिन मैं अपने पेशेंट्स को बताता हूँ कि पिलो का इम्पोर्टेंस क्या है। आपके अनुभव से हम यही समझना चाहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं। पिलो की बात हम कर लें और सोने वाले गद्दे की बात कर लें, वो हमारा कैसा होना चाहिए और हमारा पोस्चर सोते समय कैसा होना चाहिए। क्योंकि कई बार हम जब कुर्सियों की बात भी कर लें, कुर्सियों पे बैठते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि जो कुर्सियां डिजाइन की गई हैं वो अमेरिकन जो है या इंग्लैंड के जो लोगों का साइज है उसके हिसाब से की गई है, तो हमारा जो पोर्शन जहां आना चाहिए नहीं आता है। पोस्चर बिगड़ जाने के कारण हमें समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो बैठने की बात, सेटिंग की, कुशन की बात, तकिए की और गद्दे की बात, ये कितना मुलायम होना चाहिए या कितना सख्त होना चाहिए, और आपका सोते समय या बैठते समय पोस्चर कैसा होना चाहिए? देखें दीपक जी, ऐसा है कि मेरा पर्सनल अनुभव जो है, गद्दा जो आपका है जिस पे आपको आरामदायक नींद आ जाए वो आपके लिए सही है, ठीक है। ऐसा गद्दा जिस पे आपको नींद नहीं आ रही, वो लाख रुपए का भी हो तो वो आपका कोई काम का नहीं है, ठीक है। रही पिलो की बात, पिलो आपकी स्पाइन की हेल्थ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। ऐसा देखने में आता है कि अपन जब सोते हैं तो 80% ऑफ द टाइम हम एक साइड करवट लेके सोते हैं। अगर आप पिलो यूज नहीं कर रहे हैं
तो आपकी गर्दन एक साइड में झुकी रहेगी, तो वो एक कंफर्ट नहीं है। या तो आपको उसको सहारा देने के लिए आपको हाथ लगाना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो आपको तकलीफ होगी। स्पाइन के कर्व को बिगाड़ेगा। ऑब्वियसली जब आप करवट लेके सोओगे और तकिया आपका एप्रोप्रिएट नहीं रहेगा, आप ऐसे लटका के रखोगे तो दूसरी साइड में स्ट्रेन आपको आनी है। बिल्कुल। इनिशियल फेज में जब हम यंग रहते हैं, मतलब मैं बात कर रहा हूँ 20-30s की बात कर रहा हूँ, बॉडी में अच्छी खासी लचक रहती है, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है, तब तक बॉडी सबको सहन लेती है। लेकिन जब एक बार आपकी अगर दिनचर्या खराब है और फ्लेक्सिबिलिटी कम होती जा रही है, तो फिर देर सवेर वो आपको कहीं ना कहीं बताएगा कि अब समय हो गया। कई लोग बोलते हैं कि हमने तो कभी बचपन से यूज नहीं किया। अच्छी बात है, आपने यूज नहीं किया, लेकिन जब तक आपकी शरीर की लचक है तब तक तो वो आपकी बॉडी सह लेगी। लेकिन जब आपकी लचक जाएगी तब फिर उसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। दूसरी बात अपन चेयर की कर लें। देखिए चेयर क्या रहता है कि हर किसी के लिए आपको आपके हिसाब से आप डिजाइन नहीं करा सकते। सबका बॉडी वेट, हाइट, नी लेंथ, हिप लेंथ, बैक लेंथ सब अलग अलग होती है। सो अर्गोनॉमिकल जो आजकल बाजार में बहुत सारे चेयर्स उपलब्ध हैं कि ये अर्गोनॉमिकल चेयर है और इसमें बैठने से आपको बैक पेन नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। बैक पेन अगर आप बैठोगे तो वो आनी है। लंबे समय से बैठना ही एक अपने आप में अभिशाप है। सो चेयर आप कोई भी यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक नियम ये करना है कि हम आधे घंटे से ज्यादा नहीं बैठेंगे। आधे घंटे के बाद हमें एक ब्रेक लेना है, भले हम अपनी जगह से खड़े हो जाएं आधे मिनट के लिए और फिर बैठ जाएं, इतना ही सफिशिएंट है। उसको आपको चेयर बदलने की जरूरत नहीं है। अच्छा, लोअर बैक पेन या बैक पेन से पीड़ित जो लोग हैं, वो लोग जब बैठते हैं तो अक्सर ये होता है कि कुर्सी और बैठने के बीच में जो गैप बन जाता है, तो आपका जो बैक है उसको प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलता। रेस्ट नहीं मिलने के कारण जो है स्ट्रेस पड़ता है आपके लंबर पे या स्पाइन पे बोलते हैं। तो क्या आप ये सजेस्ट करेंगे, ये सलाह देंगे कि आप कोई कुशन या फिर कोई लंबा सपोर्ट यूज कर सकते हैं? दीपक जी, सपोर्ट, किसी तरह का एक्सटर्नल सपोर्ट देना आपकी बॉडी के मसल्स को कमजोर करता है। बैठने से ऑलरेडी उन पे असर नहीं पड़ रहा है या वो कमजोर हो रहे हैं। हम जितनी मसल्स काम कर रहे हैं आप उनको और सपोर्ट दे दोगे तो जो बचे कुचे मसल्स हैं वो और आपके वीक होने शुरू हो जाएंगे। तो लंबर सपोर्ट लॉन्ग टर्म की बात करो तो आपको कोई बेनिफिट नहीं देने वाला है। पेन जिस समय है, आपको लोअर बैक पेन जिस समय है, आपको आराम की आवश्यकता है, कर सकते हैं उस समय कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमने कारणों की बहुत लंबी चर्चा कर ली और कैसे पोस्चर सही रख सकते हैं, कुर्सियां कैसे हो सकती हैं, गद्दे कैसे होने चाहिए, तकिए कैसे होने चाहिए, इसके बारे में विस्तार से बातचीत की और बहुत अच्छे तरीके से आपने इसकी व्याख्या भी की। बस यहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स इंजरी की बात कर लें या फिर जिम से होने वाली इंजरी की बात कर लें, एक्सीडेंटल इंजरी की बात कर लें, तो बहुत बुरी तरीके से कई बार लोगों को चोट लग जाती है। ये जो साइंस है फिजियोथेरेपी की खासकर बात करें, ये इन समस्याओं का निदान करने में, क्योंकि एक तरह से बहुत कम सुनने में आता है 3 टियर सिटीज में, और इसके प्रति लोगों का उतना रुझान भी नहीं होता है जितना आम जो थेरेपीज हैं उसकी तरफ होता है। तो फिजियोथेरेपी जो है कितना अपने आप में एक कंप्लीट साइंस है, मुकम्मल विज्ञान है आपकी इस तरह की समस्याओं का निदान करने के लिए। पहले तो जो आपने पहला किया कि स्पाइन इंजरी हो जाती है, देखिए अगर एक्सीडेंटल कुछ हो गया तो वो तो बड़े दुर्भाग्य की बात है, उसमें तो आपके किसी का बस नहीं रहता है कि हो गया। उससे अब अगर आपको कुछ पैरालिसिस जैसी कुछ संभावना हो गई है, नर्व कंप्रेशन हो गया है, तो अब वो तो इंजरी पे डिपेंड करता है कि उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अपन कैसे सेट करें, ऑपरेट करने की जरूरत है या नहीं है, या फिर केवल न्यूरोप्रेक्सिया करके होता है सडन मूवमेंट ऑफ द टाइम आपको कंप्रेशन हुआ उसके बाद वो रिकवर हो गया। सो उसमें तो क्या रहता है कि डिपेंड करता है कि ट्रीटमेंट पेशेंट की कंडीशन के ऊपर। अब रही जिम में जो बहुत सारे लोगों को इशू हो जाता है, जो जनरली एक समस्या बहुत कॉमन सी होती है और मेरे पास उसके बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, एक एक्सरसाइज होती है डेडलिफ्ट। डेडलिफ्ट में क्या होता है कि आपको सामने की तरफ झुक के वजन उठाना रहता है, वो आपकी बैक स्ट्रेंथनिंग के लिए बेसिकली एक्सरसाइज रहती है। लेकिन चूंकि गलत पोस्चर में आप कर लेते हो तो उसकी वजह आपकी बैक स्ट्रेंथनिंग होने की वजह उसमें इंजरी आ जाती है। ये मोस्ट कॉमन एक समस्या जो आपको बता रहा हूं कि अगर जिम में जो इंजरी होती है तो उसमें 90% केवल जो इंजरी होती है वो डेड लिफ्ट करके एक एक्सरसाइज होती है उसको करने से होती है। या आम भाषा में बोले कि हमने झुक के कुछ वजन उठाया और एकदम से हमें कैच आ गया या फिर हम सीधा खड़े नहीं हो पा रहे हैं,
वो होता है कि आपने कुछ गलत बाल्टी का जैसे पानी उठा लिया आपने, हाँ, ज्यादा भार। होता क्या है ना कि आपके जब कोर मसल्स वीक हो जाएंगे और आप सडन मूवमेंट करोगे और वो उसके लिए तैयार नहीं है और आपने सडनली उठा लिया, वो जरूरी नहीं है वजन है। अगर ये पेन गिर जाए और मैं एकदम से उठाऊं और मेरे स्पाइन में उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो मुझे कैच आ सकता है। यानी कोर मसल को मजबूत रखना भी बहुत जरूरी है आपके स्पाइनल हेल्थ के लिए। देखिए, अब जैसे नाम से ही पता पड़ रहा है कोर, किसी भी चीज का कोर सबसे इम्पोर्टेंट होना चाहिए। बॉडी का कोर मतलब आपका एब्डोमेन वाला एरिया, वो आपकी लोअर बॉडी को भी सपोर्ट कर रहा है, अपर बॉडी को भी सपोर्ट कर रहा है। अगर वो स्ट्रांग नहीं रहेगा, वहां के मस्कुलेचर आपके स्ट्रांग नहीं रहेंगे, तो वो फिर आपको प्रॉब्लम करेंगे आगे जाके। चर्चा को हम यहाँ पर आगे बढ़ाना चाहेंगे और हमने बात की कि पोस्चर करेक्शन कैसे करना है, कैसे इंजरीज से हम बचे रह सकते हैं, कोर मसल्स को कैसे स्ट्रेंथन करना है, मजबूत करना है। यहाँ पर अब हम बात करना चाहेंगे कि मान लीजिए आपको इंजरी हो गई है, उसके बाद हम अगर फिजियोथेरेपी की तरफ आते हैं तो फिजियोथेरेपी में उसको सही करने में, करेक्टिव एक्सरसाइज बताने में या मशीनों के माध्यम से जो आप एक्सरसाइज वगैरह कराते हैं या जो थेरेपी देते हैं, वो कितना अलग है, कितना सक्षम है? देखें, फिजियोथेरेपी से स्पाइन का जो इलाज है वो आज की दुनिया में सबसे कारगर इलाज है, क्योंकि एक फिजियोथेरेपिस्ट ही आपको उसकी करेक्टिव एक्सरसाइज बता सकता है और उससे आप फ्यूचर में उससे समस्या आपको दोबारा ना हो, उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। अब इसमें ट्रीटमेंट के 2-3 पार्ट होते हैं। पहला तो हमें स्पाइन का अलाइनमेंट देखना पड़ता है कि पेशेंट जब आ रहा है तो उसका अलाइनमेंट कैसा है स्पाइन का। दूसरा, कॉज, किस कारण से बैक पेन आ रहा है। अगर कोई सिटिंग वाला आ रहा है तो जरूर उसके आपको पेल्विस में कुछ दिक्कत होगी, क्योंकि पेल्विस ऐसा एरिया है जिसमें आप पूरे दिन बैठते हो। तो सबसे ज्यादा जो बैक पेन आता है उसका मूलतः जो कारण है, जो आपका इलियोसैक्रम वाला पेल्विस एरिया, ये कूले की हड्डी अपन बोलते हैं इकट्ठा, उसमें 90% ऑफ द टाइम देखा गया है कि उसी में दिक्कत होती है, इसके कारण आपको बैक पेन आता है। दूसरा, अगर अलाइनमेंट गड़बड़ है तो फिर मैनुअल थेरेपी के द्वारा उससे हम, या ऑस्टियोपैथी या कायरोप्रैक्टिक का यूज करके उसमें हम उसको अलाइन करके, फिर जो संबंधित मसल्स के कारण वो अलाइनमेंट गड़बड़ हो रहा है उसके हम करेक्टिव एक्सरसाइज करें। अब रही जो मशीनों वाली बात, फिजियोथेरेपी का जो एक थोड़ा सा लोगों के मन में ये बना है कि केवल आप जाएंगे, मशीनें लगाई जाएंगी और आप ठीक हो जाओगे, ऐसा नहीं है। मशीनरी जो रहती है वो आपके मसल्स स्पाज्म को कम करने के लिए या आप एक्सरसाइज कर पाओ उसको तैयार करने के लिए वो एक शुरुआती माध्यम बस होता है। लेकिन अपने यहाँ क्या है, उसको पूर्ण जो इलाज है ना वो मान लिया जाता है। तो उससे क्या होता है ना, वो इलाज ही आधा किया आपने, पूरा इलाज खत्म ही नहीं हुआ। तो उससे क्या होता है कि वो फिर आपको बार बार परेशान करता रहता है और फिर एक धारणा बन जाती है कि फिजियोथेरेपी से हमें पूर्ण आराम नहीं मिला। वो एक आ जाता है कंसेप्ट। ये मिथक भी तोड़ने का काम किया कि एक जो धारणा आम बन जाती है दिमाग में कि आप जब फिजियोथेरेपी कराते हैं तभी आप स्वस्थ रहते हैं या तभी आपको रिलैक्स मिलता है, तभी आपको आराम मिलता है। जैसे ही आप फिजियोथेरेपी छोड़ते हैं आपकी समस्या ज्यों की त्यों बन जाती है। जैसा कि आपने बताया कि मशीनों की जो भूमिका होती है बहुत सहयोगी की भूमिका होती है, 20% 30% तक होता है, आपने अपने अनुभव से बताया। बाकी वो उस मसल को तैयार करता है करेक्टिव पोस्चर और एक्सरसाइज के लिए, उससे जाकर के आप पूरी तरीके से आराम की अवस्था में आते हैं। डॉक्टर साहब, चलते चलते बस आपसे हम चाहेंगे कि कोई संदेश आप जो है हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, जो कि हमारे सिर के पीछे वाले हिस्से से लेकर के नीचे तक हमारे हिप्स तक जाती है, वो स्वस्थ रहे, बैकबोन हमारा स्वस्थ रहे, स्पाइन हमारा स्वस्थ रहे, उसके लिए हम क्या ऐसा करें कि हमें दर्द रहित जीवन मिले? दीपक जी, सबसे अच्छी बात क्या है स्पाइन में, आप उसको जितना मोबाइल रखोगे ना वो आपको उतना ही स्वस्थ रखेगी। आप उसकी जितनी केयर करोगे वो उतनी आपकी केयर करेगी। अगर आपने स्पाइन की केयर नहीं करी तो आपको बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। अब उसको स्वस्थ रखने के ये बता रहा हूँ कि अगर आप इनको रूटीन्स को फॉलो करोगे तो आप काफी समस्याओं से बचे रह सकते हैं। फर्स्ट तो जिनका काम सिटिंग का है, बेसिकली कि जो आज की अपन दिनचर्या में देखते हैं, जो मेरे पास पेशेंट आते हैं उसमें से 80% अगर बैक पेन का कोई पेशेंट आया तो उनका कहीं ना कहीं वो जॉब उनका सिटिंग वाला होता है। अब उसमें करेक्टिव एक्सरसाइज में क्या है, एक तो आपको वाटर का इंटेक आपका ऑप्टिमम रखना है, बॉडी को रिहाइड्रेटेड रखता है, मसल्स रिहाइड्रेटेड रहती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी इजीली आप लूज नहीं करते हो। पानी पीना है, अच्छा पानी पीना है। दूसरा, अगर आपका सिटिंग जॉब है तो आप एक नियम बना लें कि हर आधे घंटे में मुझे ब्रेक लेना है। आपको अपनी चेयर से उठ के खड़े हो जाना है और फिर भले आप आधे मिनट के बाद बैठ के काम कर लो। अब एक्सरसाइज की बात है, आपको दिन में 15 से 20 मिनट कम से कम वॉक करने की आदत डालनी चाहिए और वो वॉक स्लो होना चाहिए, क्योंकि स्लो वॉक ही स्पाइन की हेल्थ को इम्प्रूव करता है।
अगर आप फास्ट वॉक करोगे तो आपकी कार्डियक हेल्थ को इम्प्रूव करेगा। अगर कुछ नहीं समझ में आता तो केवल आप सूर्य नमस्कार करना चालू करो। अनटिल अनलेस अभी आज की डेट में मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं है स्पाइन की, स्वस्थ हैं आप, स्वस्थ है, तो आप इन समस्याओं से बचना चाहते हो तो सूर्य नमस्कार एक ऐसी एक्सरसाइज है, हेड टू टो की 12 स्टेप्स में आपकी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है, स्ट्रेंथनिंग भी हो जाती है, स्ट्रेचिंग भी हो जाती है, और जो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आप जरूरी सारे आसन है वो उसमें हो जाते हैं। तो आपको अलग एक्सरसाइज करने की नहीं है। अगर आपने दिन में 3 से 5 सूर्य नमस्कार भी कर ली तो आप स्पाइन की बहुत सारी समस्याओं से आप बचे रहेंगे। आपने जो हमारे स्पाइन, मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी से संबंधित जो बहुत अनछुए पहलू थे, जिसके बारे में बहुत कम बातचीत होती है और बहुत कम जानकारी भी लोगों के बीच में है, उसके ऊपर आपने प्रकाश डाला, और निश्चित रूप से इससे लोगों की जानकारी बढ़ेगी, जागरूकता का स्तर बढ़ेगा, और अपने स्पाइन की हेल्थ के लिए, रीढ़ की हड्डी की स्वास्थ्य के लिए, उसकी मजबूती के लिए, स्थिरता के लिए, स्ट्रेंथनिंग के लिए, लचीलेपन के लिए लोग जागरूक होंगे, काम करेंगे, और पीठ की हड्डियों का जो समूह है, जिसे हम आमतौर पे रीढ़ की हड्डी या स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, वो हमारा मजबूत रहेगा। तभी हमारे जीवन का आधार स्तंभ भी मजबूत रहेगा और हम ऐसे स्वस्थ जीवनचर्या में जिएंगे।